हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th के मैथ्स की। और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आज हम उसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली किसी पोलर फॉर्म में अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो किस प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए, किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम अपने पोलर फॉर्म को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो जस्ट एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि हमने क्या पढ़ा था और फिर आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ। इन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि अगर z इज़ इक्वल टू x प्लस आई वाई अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में मीन्स r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यही मेरा क्या होता है, एक पोलर फॉर्म होता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट टू फाइंड r एंड थीटा। यहाँ पे r क्या है, सो वेयर r इज कॉल्ड मॉडुलस और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं। एंड थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट और आर्गुमेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो tan इनवर्स y बाई एक्स से कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हमको इन्हीं चीज़ों को याद रखना है। यही अभी तक हमने पढ़ा है क्या, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा तो मैं उसे पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। दैट पोलर फॉर्म इज गिवन बाय r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा वेयर r इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, उसके बाद हमने एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन की थी कि थीटा की वैल्यू डिपेंड कर जाती है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मतलब x और y का जो पॉइंट है मेरा वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें थीटा की अलग अलग कंडीशंस यूज करनी थी, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पे आपको इस थीटा के डिफरेंट कंडीशंस के बारे में पता चलेगा। क्योंकि आज हम जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अभी तो हमें पता चलेगा कि अगर अलग अलग क्वाड्रेंट में मेरे x और y की वैल्यू की वजह से मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन लाई करता है तो मेरे थीटा की वैल्यू चेंज होती है। हमें हमेशा अपने थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, तो हमें हमेशा अपने थीटा की वैल्यू -π से +π के बीच में लेनी है। ओके, इतनी बातों को हम ध्यान में रखेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन ही आज कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पोलर फॉर्म। मुझे सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं इन सभी को क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा और उसका लेवल बढ़ाऊंगा, फिर उसका लेवल और बढ़ाऊंगा और फिर एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 1 प्लस रूट 3i इसे मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पोलर फॉर्म बोलता है कि हमें उसे r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो वी हैव टू फाइंड r एंड थीटा। तो यहाँ तो बहुत सिंपल सी बात है कि मुझे z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i गिवन है। मतलब इस केस में मेरे r की वैल्यू तो सिंपली अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये है x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो y कंपोनेंट मेरा क्या है √3, सो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस वैल्यू इज 1 प्लस 3 दैट इज 4। तो मेरे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स होता है। ये मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। x भी यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, पॉजिटिव दिख रहा है। y भी क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पॉजिटिव दिख रहा है। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो मेरे यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी वही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। सो √3/1, इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ √3/1 मतलब √3। तो tan की वैल्यू √3 कब होती है, 60 डिग्री पे होती है। इसका मतलब है कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सो माई आंसर इन दिस केस इज π/3।
तो मुझे अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मुझे आर की वैल्यू चाहिए, हमने कैलकुलेट कर लिया। मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और अब हम अपनी से कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट कर देंगे। देयरफॉर जेड इज इक्वल टू आर की वैल्यू 2 इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू π/3 है, इसका मतलब है कॉस ऑफ π/3 प्लस आई साइन थीटा, इसका मतलब साइन π/3। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर, यही है मेरा आंसर। ठीक है, कहने का मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन ये होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें अप्लाई क्या करना है। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाता हूं। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब सेकेंड पार्ट। क्या बोला गया, तो अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो -16/1 + √3i गिवन है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने जेड को क्या ले लेते हैं, -16/1 + √3i। मुझे इसे भी क्या करना है, पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। बट हमने ये देखा है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म होती है तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस इमेजिनरी टर्म को वहाँ से रिप्लेस, मतलब कि उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि ये मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं। तो मेरा सबसे पहला एम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। और वो लाने के लिए हमने क्या किया था, तो हमने, याद होगा, तो हम इसे रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट की टर्म का साइन चेंज करके इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ठीक है, सो 1 + √3i है तो प्लस की जगह पे माइनस ले लूँगा और 1 - √3i से मैं इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दूँगा। ओके, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो होता क्या है, तो यहाँ तो सिंपली एक नंबर है जो इसे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब इसमें कुछ खास चेंजेस तो होंगे नहीं। तो उसे मैं ऐसे ही ले लेता हूँ कि 1 - √3i को -16 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो ये दिख रहा है मुझे a + b और ये दिख रहा है मुझे a - b। जब भी हम रैशनलाइज करते हैं नीचे में ये कंडीशन आती ही है। इसका मतलब है कि a² - b² यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। सो दिस बिकम्स a² -√3i का स्क्वायर। ओके, एक और स्टेप इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक और स्टेप जब से सॉल्व करेंगे तो क्या दिखता है मुझे, तो 1² की वैल्यू 1 हो गई, √3i² मतलब 3i² होगा, और i² की वैल्यू -1 होती है। इसका मतलब ये वाली टर्म प्लस में आ जाएगी। सो 1 + 3 = 4। तो मेरा बेसिकली डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और वो 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो मैं एक कैलकुलेशन थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा इक्वेशन आएगा। ठीक है, कोई इशू, आई थिंक ये बात समझ गए होंगे आप। क्या किया हूँ मैंने कैलकुलेशन, मैंने यहाँ पे 2-3 स्टेप ना करके मैंने इस स्टेप को डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिखा है कि ये वाली रिजल्ट मेरी 4 आएगी, वो वाली 4 इस 16 को कैंसिल कर देगी, इसका मतलब यहाँ पे -4 बचेगा। सो बेसिकली माय कॉम्प्लेक्स नंबर इज -4 + 4√3 × i हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, पहले हमने उसे क्या कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप ये बोलता है कि अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे करूँगा, तो मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है और थीटा कैलकुलेट करना है। आर का फॉर्मूला क्या होगा, √x² + y²। तो मैं यहाँ पे आर की वैल्यू निकालता हूँ। सो r इज इक्वल टू √x², मतलब -4 का स्क्वायर, सो 16, y² मतलब 4√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 × √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका मतलब 48। और जब हम इसे और कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो ये क्या दिखता है मुझे, 16 + 48 इज 64, और 64 किसका स्क्वायर रूट है, तो
8 का स्क्वायर रूट है। सो बेसिकली मेरे r की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई है। इसका मतलब यहाँ पे हमने r तो कैलकुलेट कर लिया। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, टू फाइंड थीटा। सेम फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, अप्लाई कर देते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। नाउ अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये आया हुआ है, इसका x कंपोनेंट माइनस में है और y कंपोनेंट प्लस में है। तो क्या मैं यहाँ पे अपने x को माइनस में लूँ, y को प्लस में लूँ, ले सकता हूँ, ठीक है। बट मैं अपनी कंफर्टेबिलिटी, या हम अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, हम अभी फ़िलहाल के लिए माइनस साइन को इग्नोर करके वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव है। सो दैट मीन्स योर थीटा इज tan इनवर्स क्या होगा, 4√3 बाई 4। तो ये 4 कैंसिल हो गया, हमारा √3 आ गई वैल्यू। सो tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/6 आती है, सॉरी π/6 नहीं, π/3 आती है, 60 डिग्री, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू π/3 आ गई। तो क्या इसका भी थीटा मेरा π/3 होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मैं x और y को चेक करूं तो y मेरा किस क्वाड्रेंट में है, तो y मेरा पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है और x मेरा नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। और हमें पता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है मेरा, क्योंकि इस पार्ट में x मेरा नेगेटिव होगा और y मेरा पॉजिटिव होगा, तो ये वाला रीजन आएगा। सो सेकेंड क्वाड्रेंट। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो मुझे थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट है तो फाइनली योर आर्गुमेंट और थीटा, जो रिक्वायर्ड थीटा है, दैट विल बी गिवन बाय पाई माइनस थीटा। तो इसका मतलब पाई में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, और पाई से जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पाई माइनस π/3 आएगी, जो कि कितनी आ रही है, 2π/3। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल हो कि मैं यहाँ पे y की वैल्यू, x की वैल्यू जैसे एक्चुअल है वैसा ले लूँ, तो भी कोई इशू नहीं है। अदरवाइज हम यहाँ पे y और x को पॉजिटिव कंसिडर करके अपने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है, तो हमने उसके चारों केसेस के फॉर्मूले देखे थे कि अगर इस क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा तो क्या होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा तो क्या क्या चीज़ें होगी, ये हम सब देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो वहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि मेरे थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड थीटा, 2π/3। दैट मीन्स अगर मैं इसे एक्सप्रेस करना चाहूँ, या इसे मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ पोलर फॉर्म में, तो मैं z इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, तो z इज इक्वल टू होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है हमने, 8 कैलकुलेट किया है, इंटू कॉस थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू मुझे क्या लेनी है, ये नहीं लेनी है, ये लेनी है, क्योंकि ये मुझे वो कंडीशन दे रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये होगा। इसका मतलब है cos 2π/3 प्लस i साइन 2π/3, यही क्या होगा, मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज था एज कम्पेयर टू दिस इज फर्स्ट। ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और उसी के बेसिस पे थोड़ा से लेवल को अप किया गया है। तो हमने कुछ नहीं कि एक स्टेप और किया, रैशनलाइज करके पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, फिर आर की वैल्यू निकाली। थीटा में यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आया, क्यों, क्योंकि एक्स कंपोनेंट को हमने क्या बना लिया, नेगेटिव बना लिया है। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है, बराबर है। तो ये थीटा की वैल्यू पाई माइनस π/3 क्यों की गई है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप लास्ट वीडियो में जाइए। लास्ट वीडियो जो हमारा है उस वीडियो में हमने इस बात को डिस्कस किया है कि कब मैं थीटा को किस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली किस तरीके से लेना है मुझे, वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है मेरा, कि 1 + 7i/2 - i का होल स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट क्या है, z इज इक्वल टू 1 + 7i/2 - i का स्क्वायर। कैसे सॉल्व करूँ मैं इसे, तो सबसे पहले तो इस स्क्वायर को ब्रेक कर दिया जाए। इसका मतलब है कि 1 + 7i
अपॉन में क्या आएगा, तो ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2ab मतलब 4i प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस आई स्क्वायर। क्या हम देखते हैं कि दिस बिकम्स 1 प्लस 7i अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, सो दिस बिकम्स 3 माइनस 4i। तो पहले हमने इस स्क्वायर को सॉल्व किया है तो मुझे ये वाली टर्म मिली, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जेड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसे रैशनलाइज भी करूँगा। सो इसके बाद के स्टेप में मैं इसे क्या करने वाला हूँ, 3 प्लस 4i और 3 प्लस 4i से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करने वाला हूँ। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो न्यूमरेटर वाले पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे। तो न्यूमरेटर में मेरा क्या आएगा, तो 1 इंटू 3 करूँगा तो 3 आ जाएगी, देन 1 इंटू 4i करेंगे तो 4i आ जाएगा, 7i इंटू 3 21i और 7i इंटू 4i मतलब 28i स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे एक स्टेप और सॉल्व करता हूँ तो क्या देखता हूँ कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, इसका मतलब दिस बिकम्स -28, 3 माइनस 28 इज -25, इमेजनरी पार्ट 4i और 21i है तो मिलके ये क्या बन जाएगा मेरा 25i, डिनोमिनेटर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो दिस बिकम्स अगेन 9 प्लस 16 इज 25, सभी में 25 कॉमन दिख रहा है। सो फाइनली हमारा जेड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, -1 प्लस आई में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब ये जो जेड ऐसी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, इसमें कन्वर्ट हो गई है। ओके नाउ अब हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब आर कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स √2, नो इशू। देन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसे tan इनवर्स y/x ले लेते हैं। तो y भी मेरा 1 है, x मेरा -1 है, तो फिलहाल कंसिडरेशन के लिए क्या कंसिडर कर लेंगे, हम इसे 1 कंसिडर कर लेंगे। इसका मतलब है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री आएगी, सो दिस इज π/4। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव मतलब इधर, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब इधर, तो कौन सा रीजन आएगा, फिर से सेकंड रीजन आएगा। और अगर सेकंड रीजन आएगा तो एक्चुअली में मेरा थीटा क्या होना चाहिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड आर्गुमेंट इज इक्वल टू व्हाट, तो दैट इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा हो जाएगी, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मैंने। सो पाई माइनस π/4, तो दैट बिकम्स 3π/4। सो इसका मतलब है कि इसका जो थीटा आएगा वो कितना आना चाहिए मेरा, 3π/4। देयरफॉर फाइनली जेड का पोलर फॉर्म जो होगा दैट इज आर, तो आर की वैल्यू √2 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो कॉस की वैल्यू आ गई cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो होपफुली अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, मतलब कि जो हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम उसे पोलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, प्रोसेस इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। अगर जेड मेरा x प्लस आई वाई के फॉर्म में है तो r कैलकुलेट कर लो, थीटा कैलकुलेट कर लो। थीटा की वैल्यू डिपेंड करती है कि वो मेरा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके बेसिस पे हमारा थीटा का फॉर्मूला जो लगना चाहिए वो लगाते हैं हम लोग। मतलब कि कैलकुलेशन करते वक्त ये जो y और x है इसको हम पॉजिटिव हमेशा कंसिडर कर रहेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यहाँ पे हमें माइनस में दिख रही है प्लस में दिख रही है। ठीक है, ताकि हमारे फाइनल रिजल्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब MCQ सॉल्व करना है तो हम इस लॉजिक को बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, सो द फोर्थ क्वेश्चन। सो आई होप कि ये क्वेश्चन अब आपसे बन जाना चाहिए, तो इसे आप ट्राई करें। अगर सॉल्व हो जाता है तो इसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर नहीं होता है सॉल्व या सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती है
देन तब भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल दीजिए, ठीक है। जब भी मैं आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट को पढ़ूंगा, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई कर दूंगा कि हमारा आपने जो सॉल्यूशन किया वो सही है, गलत है, या अगर आपने सॉल्यूशन नहीं किया है तो हमें अप्रोच कैसे करना है। ओके, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। क्योंकि जिस तरीके से आप इन सारे कंसेप्ट को सीख रहे हैं वो भी सीख जाए। थैंक यू।